रीता कुमारी के कथा संसार में चलिए आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी ख्वाहिशें। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं पटना की लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी ख्वाहिशें। दिल्ली के एक मशहूर मार्केट कॉम्प्लेक्स में कदम रखते ही एक बेहद चिर परिचित आवाज़ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। नेहा, तुम यहाँ? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज! तुम यहाँ कब आई? हमेशा नए फैशन के कपड़ों और ऊंची सैंडल में घूमने वाली राधिका आज ब्लू रंग की शिफॉन की साड़ी के साथ हल्के मोतियों के सेट में बेहद सौम्य और खूबसूरत लग रही थी। अंतरंग सहेली के अचानक इस तरह मिल जाने से मुझे अपनी खुशी को संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं भी उत्साहित होते हुए बोली, मैं तो अपनी शादी के बाद से ही यहाँ सेटल हो गई हूँ। मयूर विहार में फ्लैट लेकर अपने पति और 2 बेटियों के साथ रह रही हूँ। और तुम कब से यहाँ रह रही हो? मेरे पति मयंक भी यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उसी कंपनी के दूसरे ब्रांच में मैं भी काम करती हूँ और पास के ही एक फ्लैट में रहती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किस्मत एक बार फिर हम दोनों को एक ही शहर में ले आई है। इतने बड़े शहर में कोई तो अपना मिला जिससे दिल की बातें शेयर कर पाऊंगी। वो तो ठीक है राधिका, पर आश्चर्य इस बात का है कि तू कैसे इतनी बदल गई। कौन कह सकता है कि कभी तू अपने कॉलेज की टॉप रोल मॉडल हुआ करती थी। टाइम टाइम ही ऐसा सब कुछ बदल देता है। पर घोर आश्चर्य की बात तो यह है कि यह टाइम तुम्हारे पीले रंग के प्रेम को नहीं बदल सका। वह मेरे पीले रंग के सूट और उसे मैच करते पर्स और चूड़ियों को देख अपनी शरारत भरी आंखें नचाते हुए बोली, तो बरबस ही मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। वो बड़े ही आग्रह से बोली, इस सड़क की दूसरी तरफ मेरा फ्लैट है, चलो ना वहीं बैठकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों एक अत्यंत आधुनिक फ्लैट में थे। राधिका मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर चाय बनाने चली गई और मैं मंत्रमुग्ध सी उस ड्राइंग रूम को देख रही थी जिसे बड़े करीने से सजाया गया था। कभी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए राधिका ने अपना पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया था। आज से 12 वर्ष पहले बिहार के एक कस्बे नुमा शहर से दिल्ली आकर एमए करने के लिए एक बड़े कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। वह एक मेधावी छात्रा थी। नंबरों के आधार पर एडमिशन तो उसे मिल गया था, पर उसका रहन सहन, बात करने का ढंग कॉलेज कैंपस के आधुनिक रंग ढंग से मैच नहीं करता था। जब वह मेरी रूममेट बनकर मेरा कमरा शेयर करने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि वह एक अच्छी विचारों वाली लड़की है। उसमें दोस्ती के लिए प्रेम, सहयोग और समर्पण था। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर जल्द ही मैं उसकी अंतरंग सहेली बन गई थी। मैं भी उस नए नए फैशन के गुण समझाती, नए फैशन की ड्रेस, चूड़ियाँ और सैंडल खरीदने में उसकी मदद करती। वह भी तेज़ी के से मेट्रोपॉलिटन सिटी के लाइफस्टाइल और फैशन को अपनाने लगी थी। बहुत जल्दी उसने अपने अंग्रेजी के उच्चारण को भी एक कोचिंग क्लास में एडमिशन लेकर पूरी तरह सुधार लिया था। देखते ही देखते उसने अपने पुराने परिधान और परिवेश को केंचुली की तरह उतार कर इतनी दूर फेंक दिया था कि कोई नहीं कह सकता था कि वह एक कस्बे में पली बढ़ी है। यहाँ की ज़िंदगी उसे पूरी तरह रास आ गई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे वह आधुनिकता की दौर में खोती जा रही थी। हॉस्टल की लड़कियों के आधुनिक ढंग से बने बाल देखती तो उसे उन जैसा अपना भी बाल बनवाने के लिए ब्यूटी पार्लरों में जाकर अपने पापा के खून पसीने की कमाई उड़ाने लगी। उसने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करवाए कि उसकी पूरी वेक्स्ड बॉडी से लड़कों की क्या, लड़कियों की नज़रें भी फिसलने लगती। पूरी तरह बदली उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था कि वह एक कस्बाई लड़की है। उसके बचपन का एक दोस्त था मयंक। वह कभी कभी उससे मिलने आता था। वह भी दिल्ली में ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसे देखते ही राधिका का चेहरा खिल उठता, जिससे उसके प्रति राधिका का प्यार साफ झलकता। अब वही मयंक विजिटिंग रूम में बैठा रहता, पर उससे मिलने के लिए राधिका के पास समय नहीं होता।
मिलती भी तो बहाने बनाकर उसे जल्दी से टरका देती। अपने पिछले बेढंगे जीवन के बेशऊर लोगों को वह नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में अब हिस्सा ले। महानगर की उच्च वर्गीय जीवन शैली ने उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अब तो आए दिन हॉस्टल के नियम तोड़कर उसका घूमना फिरना बढ़ने लगा था। अब उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। उसके कई स्पेशल दोस्त बन गए थे। उन्हें यूटिलाइज़ करना भी वह अच्छी तरह सीख गई थी। उसे अपना नया जीवन बेहद दिलचस्प लगता। उन्हीं दिनों उसकी दोस्ती प्रभाकर से हो गई थी। वह एक उच्च अधिकारी का बेटा था, इसलिए उसके पास साधनों की कमी नहीं थी। प्रभाकर के साथ वह बड़े-बड़े होटलों में जाती और शाम वहाँ बिताने लगी थी। मेरे समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। स्लो म्यूजिक, रंगीन मोमबत्तियों के बीच कैंडल डिनर, यह सब उसे बहुत रोमांचित करता, उसे एक रूमानी दुनिया में ले जाता। वैसे भी वह प्रभाकर से प्यार करने लगी थी। अपना अनुभव मुझे सुनाते समय वह पुलकित हो उठती थी। अब उसे मेरी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी वह उन अद्भुत अनुभवों को मेरे साथ बाँटना चाहती थी। वह मुझे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि आधुनिकता में वह मुझसे बहुत आगे है। वह यह जताना चाहती थी कि वह फैशन और आधुनिकता के इस मुकाम पर थी जिसके टेस्ट का पता मुझे नहीं था। धीरे धीरे वह मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं चाहती थी कि उसके चारों तरफ फैले रंगों के छलावों से उसे सावधान कर दूं। मैं उसे जताना चाहती थी कि वह एक मेधावी छात्रा है, पढ़ाई पर ध्यान दे। जिस दुनिया के पीछे वह भाग रही है उसे खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। मैं उसे मयंक की याद दिलाना चाहती थी, जो एक अच्छा इंसान था और बरसों से उससे प्यार करता था, लेकिन वह मेरी बात सुनना समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन शाम को कहीं से लौटी तो देर तक सोई रही। खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में जाने के लिए उसे उठाने गई तो उठने के बदले बड़ी ही बेरुखी से बोली, प्लीज़ नेहा, रहम करो मुझ पर, मुझे सोने दो। पर क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? वह कोई जवाब देने के बदले और भी अच्छी तरह से चादर लपेट कर सो गई। मैं उसके पास बैठते हुए बोली, छोड़ो, अब मैं भी खाने नहीं जाऊंगी। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वह उठी और अपना सिर मेरे गोद में रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसे इस तरह रोते हुए देखकर बुरी तरह घबरा गई। क्या हुआ, कुछ बोलोगी भी? वह थोड़ा संभल कर सिसकते हुए बोली, धोखा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्रभाकर ने मुझसे प्यार करने का नाटक करके मेरा भरपूर फ़ायदा उठाया और अब वह कहीं और शादी करने जा रहा है। मेरे विरोध करने पर बोला, मेरे जैसी लड़की सिर्फ दोस्ती के लिए होती है, शादी के लिए नहीं। और मेरी औकात नहीं है उस जैसे लड़के से शादी करने की। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई नेहा, अब मैं क्या करूं? मैं अचंभित बैठी रही। रूखे बालों के बीच उसका उदास और सुंदर चेहरा काफ़ी काबिल रहम लग रहा था। मैं हिम्मत करके बोली, वैसे तुम खुद समझदार हो, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आधुनिक परिवेश और सोच को अपनाना ज़रूरी है। फिर भी इसका अंधा अनुकरण करना हमेशा हमें संकट में ही डालता है, क्योंकि भौतिकता पर आधारित हमारा यह आधुनिक समाज बेहद मतलबी और स्वार्थमूलक है। लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। जब भी तुम्हारी तेज़ गति को लगाम लगाने की कोशिश करती, तुम उसे मेरी ईर्ष्या समझती थी। जब तुम यहाँ आई थी, तुम्हारी एक ही ख्वाहिश थी, कुछ बनकर दिखाना है। पर यहाँ आकर तुम्हारी ख्वाहिशों का दायरा बढ़ने लगा। यह सच है कि हमारी ख्वाहिशें ही हमारे सपने को उड़ान देती है, उसे मूर्त रूप प्रदान करती है। पर यही ख्वाहिशें बेलगाम हो जाए तो यह सीधे हमें गर्त में ले जाती है। संगति में तुम्हारी ख्वाहिशें बेलगाम होती जा रही थी। प्रभाकर जैसे लड़कों का एक ही लक्ष्य होता है, खाओ पियो और खुले हाथों से पिता के कुबेर का खजाना खाली करो। इनके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में प्रेम, त्याग, समर्पण जैसे शब्दों का कोई मूल्य ही नहीं होता। तुम इसे समझ नहीं पाई, पर तुम्हें तो यह भी ख्याल नहीं रहा कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दी, तुम पर विश्वास किया, उसका मान रखना तुम्हारा फर्ज था। मेरी मानो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा व्यक्ति जो खुद पिता की बैसाखी पर घूम रहा हो, जिसे अपनी औकात का पता नहीं, तुम्हारी औकात क्या तय करेगा?
जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ जाओ और जिस एकमात्र ख्वाहिश को पूरा करने यहाँ तुम आई थी उस पर ध्यान दो। मेहनत करके अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लो कि तुम्हें देखने के लिए प्रभाकर को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़े। मेरी बातों का राधिका पर पूरा असर हुआ। कुछ ही दिनों में वह संभल गई और अपनी पढ़ाई में जुट गई। हम दोनों के लिए एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण थे और हम दोनों के एग्ज़ाम अच्छे भी हुए। परीक्षा के बाद हम दोनों अपने अपने शहर लौट गए। उसके बाद फिर एक बार भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी राधिका से। राधिका चाय और नमकीन लेकर आ गई। चाय की चुस्कियों के साथ हमारी बातें कुछ ज़्यादा ही आसान हो गई। राधिका ने शुरुआत की, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ढेरों प्रश्न उठ रहे होंगे क्योंकि उन दिनों परीक्षा की व्यस्तता के बीच हमारी खुलकर बातें ही नहीं हो पाई थी और शायद तुम्हें एहसास भी नहीं हो पाया था कि जब तुम्हारी बातों ने मेरे दिल और ख्वाहिशों के दरवाजे बंद कर दिमाग का दरवाज़ा खोल दिया था, तब मेरी समझ में आया कि मेरी ख्वाहिशों की उड़ान ने मुझे कितना नीचे गिरा दिया था। प्रभाकर ने तो मेरी अस्मिता पर वार कर उसे तोड़कर पूरी तरह बिखेर दिया था। तब मैंने यह भी तय कर लिया था कि जीवन भर अकेले ही चलना है। परीक्षा के बाद जब घर लौटी तो पता चला कि मयंक ने भी मेरे व्यवहार के कारण मुझसे दूरी बना ली है। मैंने बहुत सोचा तो एक बात मेरी समझ में आ गई, पुरुष होने से ही आदमी कुटिल, स्वार्थी और घमंडी नहीं हो जाता है। बहुत से पुरुष तो स्त्रियों के मान सम्मान के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। अपने जीवन के में जीवन साथी का चुनाव हमारी अपनी मूल्यांकन करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो मुझ में नहीं थी। इसलिए मैंने अकेले चलने का विचार त्याग एक दिन मौका पाकर मयंक के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसे सच सच सारी घटना सुना दी। सब कुछ सुनकर मयंक हतप्रभ रह गया। कई दिनों तक तो उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने भी यह सोचकर उसे छोड़ दिया कि वह खुद फैसला करे कि मेरे साथ वह रिश्ते में बंधना चाहता है या नहीं। वह मुझे प्यार भी बहुत करता था। मेरा अपने प्रति विश्वास देख उसका भरोसा मुझ पर कायम रहा। उसने खुद पहल करके मेरे साथ अपने संबंध को कायम रखा। इसके बाद का किस्सा तो बस इतना ही है कि हमने साथ साथ मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और एडमिशन हो जाने पर पढ़ाई पूरी की। फिर साथ ही नौकरी भी मिल गई। अंततः घर वालों की सहमति से हमने शादी कर घर बसा लिया। अब मेरे छोटे सुखी परिवार में मेरा 4 वर्ष का बेटा गौरव भी शामिल है। तुम्हारे कारण ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। तुम्हारे इस ऋण से क्या मैं कभी ऋणी हो पाऊँगी? जब मैं वहाँ से के लिए उठी तो राधिका भी मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए मेरे साथ चल पड़ी। जाते जाते दहलीज पर अचानक मेरे कदम ठिठक गए। मैं पलटकर राधिका को गले से लगा ली। बहुत देर से पलकों पर थमे आंसू गालों पर रुढ़क आए, जो बहुत दिनों के बाद किसी बहुत खास अपने के लिए निकली थी और खास आदमी के मिल जाने से खुशी हो रही थी। हम दोनों बेहद खुश थे आज और फिर लग रहा था जैसे पहले वाले वातावरण में लौट रहे हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी ख्वाहिशें।